अपने आप में एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे भारी भारी मशीनरी को यूज करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे मैथमेटिक्स जो पूरा एक अपने आप में बड़ा एक पोर्शन है, पूरा एक आपका मैथमेटिक वर्ल्ड है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के टूल की बहुत जरूरत पड़ेगी। वीडियो विजिबल है भाई? ठीक, क्या नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए बात कर रहे थे कि हम कर्व बना रहे थे, ग्राफ बनाना चाह रहे थे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये एक फंक्शन है ना? आपको बताया था मैंने, y एक ऐसा फंक्शन है जो कि x नाम के एंगल्स में डील करता है, और वो एंगल्स किसकी फॉर्म में दिए हुए हैं? साइन की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये एक बहुत बेसिक सी इसकी जो इसको मैंने डिफाइन किया है, जो लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स को। इसके बाद बात की थी इसका डोमेन क्या होता है। तो जब अपन ने बात की कि भाई साइन एक्स का अगर अपन डोमेन की बात करें, या जब हम इसका कर्व खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो डोमेन हमेशा कहाँ पे आएगा, कहाँ मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस पे। और रेंज आपको कहाँ मिलेगी? हमेशा वाई एक्सिस पे। ये रेंज और डोमेन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बच्चा पूरी जिंदगी भर लिख लिख के चिपका देता है अपने जहाँ पे उसका रूम होता है वहां पे, लेकिन कभी उसको समझ में नहीं आती कि आ कैसे रहा है, ये है क्या। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश यही है कि, और कोशिश नहीं है, आप 100% आप इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इस क्लास को अभी ढंग से देख लिया पूरा, तो आप रेंज डोमेन किसी भी फंक्शन का निकालना बहुत इजीली सीख जाओगे। आपको बस हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एक तो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। जैसे यहाँ अपन बात करें y आउटपुट है और x इनपुट है, कि जैसे जैसे मैं x नाम का एंगल डालूंगा साइन के रेस्पेक्ट में, वो मुझे y नाम का आउटपुट देगा। इनपुट आउटपुट आपको पता है ना, एक फंक्शन है उसमें मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूं और मुझे उसके रिगार्डिंग कोई आउटपुट मिल रहा है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, x नाम का एंगल तो क्या है? इनपुट है, जो कि साइन नाम के एक रेशियो के साथ डील होके आउटपुट में मुझे y नाम की वैल्यू दे रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, कल अपन ने एक चीज और देखी थी लास्ट क्लास में आई थिंक, कि जब मैंने बात की थी कि भाई हमने एंगल्स को देखा था, हमने देखा था कि भाई ये जो एंगल्स के साथ किस तरह से डील कर रहा है, तो वहां में एक चीज पता चली थी कि साइन एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसको π/2 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे बताइए? π/3, ये π/4 और ये π/6। तो यहाँ पे आपको सबको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे √3/2, और ये यहाँ पे आपके पास 1। तो 0 डिग्री एंगल मतलब ये x की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं π/6, π/4, π/3, π/2, 0, 30, 45, 60, 90, ये तो सारा सब कुछ क्या है? x का मटेरियल है। और इसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज आ रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, वॉट एवर जितनी भी वैल्यूज है, ये सारा किसका मटेरियल है? ये सारा मटेरियल है y का, और ये सारा मटेरियल है x का। अब आपको खुद को एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये एंगल्स तो मैं कहां पे डिफाइन करूंगा? इस x एक्सिस पे डिफाइन करूंगा, और एंगल्स के रेस्पेक्ट में साइन फंक्शन जो मुझे वैल्यूज दे रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मैं कहां डिनोट करूंगा? y एक्सिस पे। तभी मेरा कर्व बनेगा। मैंने बात भी की थी कि हमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है तभी हम कोई कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो साइन एक्स का कर्व सबको पता है, लमसम जो लोग 11th क्रॉस, जो 12th वाले बच्चे बैठे हैं उनको तो पता ही पता होगा साइन एक्स का कर्व कैसा होता है। और 11th क्लास में आपको बताऊं मैं, सबसे ज्यादा बेसिक यही होता है समझना कि अगर आपने इस ग्राफ पे अपनी कमांड बना ली तो पूरी टिग्नोमेट्री आपके हाथ में है, और अगर पूरी टिग्नोमेट्री आपके हाथ में है तो मैं आपको बताऊं आपका कितना कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। आप देखोगे कि 12th में कैलकुलस नाम का एक पूरा चैप्टर है, पूरी बुक में कैलकुलस है, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब कुछ इससे डील होगा। ठीक है, आप देखोगे आपकी 11th क्लास में एलजेब्रा में वो कहीं भी है, उसको अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना है तो वो उसमें क्या डाल देगा? साइन कॉस डाल देगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पे भी डाला जा सकता है, किसी भी चैप्टर में डाला जा सकता है, बशर्ते सिर्फ 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं। एक तो है आपका बाइनोमियल थ्योरम, एक है आपका पीएनसी, और एक है प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके कहीं भी डाले जा सकते हैं, किसी भी चैप्टर में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं पे भी इसको किसी भी क्वेश्चन का अगर लेवल मॉडरेट बनाना है एग्जामिनर को तो वो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंसर्ट कर देता है। चाहे वो आप IIT जेई का एग्जाम ले लो, चाहे वो आप एनडीए का एग्जाम ले लो, या इस लेवल के SCRA वगैरह कोई सा भी एग्जाम ले लो, अगर उसको मॉडरेट बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है, तो वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री इंसर्ट कर देगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही बच्चे को इतना डर लगता है, क्योंकि बच्चा उस पर कभी भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बनाना ही नहीं जान पाता। चलिए, और अब आप बात करो सिर्फ मैथ्स की, मैं कहता हूं आपका फिजिक्स में आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहां पे आपके साइनसोइडल वेव्स आ जाएंगी।
ठीक है। हर तरीके से आपका मतलब ये साइन जो है, ये साइन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन के बाद कॉस अपने आप समझ में आ जाएगा। जब एक बार इसको इस तरह से समझ लोगे, इस अप्रोच के साथ देख लोगे, तो बाकी सब में अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं इसी तरीके से कि भाई ये एक्स जो ये है, ये एक्स एक्सिस जो है, ये तो एंगल्स को शो करेगा, और वो एंगल्स कहां से कहां तक होंगे, -∞ टू +∞। अरे है ना, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। अब -∞ टू ∞, वो सारी वैल्यूज को बिना झिझक के ले पा रहा है कौन, साइन एक्स की जगह सारे एंगल्स को ले पा रहा है। वो सारे जीरो, यहाँ देखो कहीं जीरो होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पाई होगा, यहाँ पे बेटा कहीं 2 पाई होगा, यहाँ पे कहीं 3 पाई होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट शिफ्टिंग वी कैन सी दैट -π, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता रहेगा अप टू -∞ एंड 0 टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, अप टू +∞। बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही है। डोमेन हमारा डिफाइन हो गया, और इसी डोमेन को हम क्या लिखते हैं, -∞ टू ∞। अगर बीच में कहीं भी आपका जो सेट है, ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, कितने लोग सहमत है इस चीज से, ये सेट है। सेट क्या होता है, क्या होता है बताइए सेट? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स कौन से हमारे, एंगल है। एक्स एक्सिस पे हम किसको डिनाई कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे किसको लाई कर रहे हैं, एंगल्स को कर रहे हैं। तो वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। -∞ से ∞ तक सारी वैल्यू ले रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर, क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक डाउन नहीं है ना, कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, ये सेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं आर। आर फॉर रियल, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए सर ये बात भी ठीक है। अच्छा एक चीज और छोटी सी बात है गौर करने की, मैंने यहाँ पे ये कौन सा ब्रैकेट लगाया है, इन ब्रैकेट्स की बशर्ते आपके लिए पहले कोई जरूरत महसूस नहीं हुई हो आपको, लेकिन अब और अब से आगे जब तक अपन मैथ्स पढ़ेंगे, इन ब्रैकेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहीं पे हमारे क्या हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं, और यहीं पे हमारी अगर आप देखो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब चूंकि इन्फिनिटी क्या कोई डिफाइन डेफिनेट डेस्टिनेशन है क्या, नहीं है। इन्फिनिटी को ही अगर आपने डिफाइन कर दिया, फिर तो आपने अपनी अलग ही बुक लिख दी। इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, ये कंसीडर नहीं किया जा सकता। अरे कोई इन्फिनिटी, ठीक है, हमने इन्फिनिटी एक वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म पे बना रखा है कि जो चीज बहुत अप्रोच से बाहर है उसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंसीडर दिस इन्फिनिटी। सो व्हाट, हम यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं हमेशा इन्फिनिटी के साथ, बोलिए, ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट है बेटा, ये कहाँ यूज करते हैं हम, इन्फिनिटी के साथ। ठीक है, जब हम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते तो वो सारी वैल्यूज क्या है, इन्फिनिटी है। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिख दिया 1,2 और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, ये क्या 1,5 लिख देता हूँ, ये मुझे सेट क्या बताना चाह रहा है, ये सेट मुझे ये बताना चाह रहा है कि साहब आप 1 से 5 तक की वैल्यूज को ले लीजिए। चलो 1 से 5 तक की वैल्यूज कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5। सर इनके बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज है, उनको एक बार को स्किप करिए, सारे होल नंबर्स ले लीजिए आप। ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन अब ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो सेट है, मुझे क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज। और ये क्या है, ओपन। जब जब ओपन ब्रैकेट आएगा उस वैल्यू को आपको नहीं लेना है। क्लोज ब्रैकेट क्या कह रहा है, साहब मुझे भी लो। समझ में आ रही बात, बस यही जरा सा डिफरेंस है कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हमें उस वैल्यू को लेना है। तो मतलब अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 2 3 4 और 5 इंक्लूडेड 5, क्योंकि 5 पे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ये है ब्रैकेट की छोटी मोटी गणित, जो कि आगे अपन जब मैं आपको वापस से समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वे भी कर्व मेथड पढ़ेंगे अपन, है ना, वहां इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका, ताकि आपके दिमाग में किसी भी 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा कोई भी बच्चा नोट ना करे हाथों हाथ कि भाई अपन देखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। नोट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, समझ लोगे तो अपने आप घर पे ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं समझ में आया तो फिर जिंदगी और बुक्स में तो जाने कब से बना हुआ है, आज से 100 400 साल पहले टेक्नोमेट्री डिस्कवर हो गई, तब से बुक में लिखी हुई है ना। तो समझने की कोशिश करिए, समझना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं साहब, ये एक्स एक्सिस का पूरा हम काम कर चुके हैं, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस कैसे डिफाइन होगा, वाई एक्सिस कैसे डिफाइन होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैल्यूज निकालना बताता हूँ कैसे वैल्यू निकलती है। एक छोटा सा वर्बली आइडिया लेंगे अपन कि मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्किल बना दिया है। सर अब ये क्या भला आ गई एकदम से यूनिट रेडियस का सर्किल, अरे भाई मैंने एक सर्किल बना दिया है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 1 है।
इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसको एक्सिस पे बना रहा हूं तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो डिस्टेंस है 1 है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है सबने? 10th में तो पढ़ी होगी। 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, उसी के भरोसे पास भी हुए कई लोग तो, है ना। आ जाओ जरा मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये 1,0 होगा या 0,1 होगा? 1,0। यहाँ भी किसी को दिक्कत है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है ये। अरे है ना? अरे शर्ट ऊपर पहनते हैं, पैंट नीचे पहनते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई नीचे शर्ट पहन लेता है, पैंट ऊपर पहन लेता है। वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर बात करें तो मुझे बताओ, आप यहाँ से यहाँ पे गए, आप एक्स एक्सिस में चले या वाई एक्सिस में चले? एक्स एक्सिस में चले, कितना चले? 1, तो 1 लिख दिया। वाई एक्सिस में कितना चले? अरे वाई एक्सिस में तो गए नहीं ना, आप तो एक्स एक्सिस में ही गए, वाई एक्सिस तो आपने गए नहीं, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं वाई एक्सिस में, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये 1,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, वेरी गुड। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो अब बिल्कुल सेम भाई, एक अगर मैंने एक रेडियस का सर्किल बनाया है, यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया है, तो अगर इसकी रेडियस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 32 थोड़ी हो जाएगी? अरे यहाँ भी तो 1 ही रहेगी, वेरी गुड। तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1, है ना। फिर यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताइए? वेरी गुड, -1,0। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,-1। सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, सारी की सारी वैल्यूज निकल चुकी है। सर कैसे? अरे देखो कितनी मजेदार बात है। देखो एक बात बताओ, ये जो पहले यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का बन गया बेटा? 90 डिग्री का। 90। और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री का। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, जिसको मैं कह देता हूँ पाई। अरे है ना। और ये जो है ये क्या है बेटा? पाई/2। ये रेडियन में लिखा हुआ है और ये डिग्री में लिखा हुआ है। रेडियन डिग्री कन्वर्जन भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कुछ छोड़ेंगे ही नहीं कि आपको कहीं 1% भी ऐसा रह जाएगा यार ये कैसे होता है। बस आप देखते रहो, चलते रहो मेरे साथ, मजा आने वाला है आपको बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आ गया। तो देखो 90 + 90 180 और +90 और बताइए 270 हो गया बेटा। ये 270 को क्या लिखते हैं बताओ? 3π/2। क्या लिखते हैं? 3π/2, है ना। और यहाँ पे फिर वापस घूम के यहाँ पे आ गए, तो आपको पता है यार पूरा सर्किल घूम जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का बनता है। तो यहाँ पे आके अपन वापस कितने डिग्री पे? 0 और 360 एक ही जगह होते हैं, है ना। ये 2π लिख दिया मैंने, 360 को 2π लिख दिया। अरे 180 पाई है, इसका डबल है ये। अरे है ना। चलिए अब यहाँ तक भी बात ठीक है, पर सर इससे लेना देना क्या था अपना? बनवा दी। ये फालतू कुछ भी नहीं लिखा, एक शब्द फालतू नहीं लिखा हुआ है। देखो ढंग से सुनो। अब देखो ये 0 पे, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट जो है ना, ये तो है आपका cos 0 की वैल्यू है। अरे है ना। और ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है? sin 0 की। बोलो है ना। अरे ठीक है। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा है 1,0 लिखा है ना, तो cos 0 की वैल्यू है 1 और sin 0 की वैल्यू है 0। ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो ये 0 किसकी वैल्यू है बताओ? वेरी गुड, ये है cos और एंगल कितना हो गया अब? 90। cos 90 की वैल्यू तो कितनी है? 0। और ये दूसरी वाली किसकी है? हाँ जी भाई बोलो बोलो। sin 90 की। आया मजा? अच्छा इधर आ जाओ, ये पहला -1 लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको? विजिबल तो है? मेरी छाया पड़ रही है क्या? अरे ठीक है मामला। ये -1 किसकी वैल्यू हो गई? cos। हाँ जी बोलो, यहाँ पे एंगल कितना है? 180 की। और ये दूसरी वाली जो 0 लिखा हुआ है बगल में, ये किसकी वैल्यू हो गई? sin 180 की। sin 180 की तो कितनी हो गई? 0। और cos 180 की कितनी हो गई? -1। यहाँ पे आ जाओ, तो ये पहला कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x वाला 0, ये किसकी वैल्यू हो गई? cos 270 की, है ना। और ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट लिखा हुआ -1, ये किसकी वैल्यू हो गई? sin 270 की। कितना आसान है यार, मतलब कितना आसान है। और वापस यहाँ पे आ जाओ, तो देखो ये पहला कोऑर्डिनेट जो लिखा था आपने 1, ये किसकी हो गई? cos, बोलिए, cos 360 की। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा है वो किसकी हो गई? sin 360 की। तो sin 360 की वैल्यू 0। अब आपको देखो एक बात बताऊं मैं, एंगल जो भी बनेगा वो बनेगा तो 0 से 360 के बीच में। ये तो डन है या नहीं है भाई? अरे ये बात तो डन है कि जो भी एंगल बनेगा वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में ही बनेगा।
है ना? नहीं सर हमने तो पढ़ा था वो ऐसे ऐसे एंगल पूछ लेता है 1170 की वैल्यू बताओ साइन 1170। अरे भाई साइन 1170 भी आएगा तो घूम फिर के 360 आएगा तो इन चार क्वाड्रेंट में ही कहीं पे, या अलग से कहीं आ जाएगा, जेड प्लेन में आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब ये सारी वैल्यूज जो होती है सारी जितने भी एंगल बनेंगे वो बनेंगे इन चार क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब सर आपने ये बताया क्यों, इसकी तो यहाँ जरूरत ही नहीं लग रही थी हमें। देखो मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिख देता ना कि रेंज होती है -1 से 1, तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनको या फिर जिनको रटवा दिया गया था कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो वो लोग तो इसको फिर भी एक बार को डाइजेस्ट कर पाते। लेकिन अब जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के नाम से डर ही लगता था या कभी पढ़ी नहीं, या जो बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये थोड़ा डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है कि यार ऐसा होता है तो होता क्यों है। तो अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि कहीं पे भी मुझे बताओ साइन की वैल्यू लिखी, कॉस की आपने वैल्यू लिखी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें याद भी रहे जिंदगी भर, कि मुझे बताओ कॉस 0 की वैल्यू लिखते हैं और इसी के साथ साइन 0 की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? फिर कॉस 90 की और फिर साइन 90 की, हाँ जी, कॉस 180 की और फिर साइन 180 की, इसी के साथ कॉस 270 और साइन 270, है ना? फिर कॉस 360 और साइन 360। मुझे वैल्यूज बताएंगे भाई फटाफट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी? 1। साइन 0 की 0। यहां से देख के ही बोल रहे हैं भाई, है ना, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। कॉस 90 की वैल्यू बताइए 0, साइन 90 की 1, कॉस 180 की -1, है ना, साइन 180 की 0। फिर आगे चलिए, आपके पास 270 की 0 और फिर -1, साइन 270 की -1। कॉस 360 की वैल्यू बताइए भाई, कॉस 360 की वैल्यू 1 और साइन 360 की 0। मुझे बताओ कि कहीं पे भी वैल्यू, बीच की वैल्यूज को अपन स्किप कर रहे हैं एक बार को, जितनी भी बीच में जो वैल्यूज है, जो ये 1/√2, 1/√1/2, 1/2, √3/2, ये तो सब 1 से छोटी ही है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ कि साइन और कॉस मैक्सिमम और मिनिमम कितना जा रहे हैं, तो बात करो चाहे कॉस की चाहे साइन की, तो आप देख रहे हो कॉस और साइन मैक्सिमम तो कितना जा रहे हैं बेटा, साइन और कॉस मैक्सिमम तो कितना जा रहे हैं, 1। ये कुछ ऊपर नीचे लिख दी क्या वैल्यू? अच्छा ये सही तो, हाँ जी, साइन और कॉस मैक्सिमम और मिनिमम कितना जा रहे हैं, 1। तो साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू आप देखो तो कितनी हो रही है, देखो -1। क्या -1 से नीचे कहीं जा रहा है क्या, कहीं -2, -3, -4 इस टाइप की कोई वैल्यूज मिल रही है क्या? नहीं। तो ये इसकी मिल रही है अपने को मिनिमम वैल्यू। ये वीडियो पॉज क्यों हो गया सर? अच्छा वापस सही हो गया, ठीक है। तो साइन की और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितनी हो रही है बताइए, 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1। बार बार कह रहा हूँ साइन और कॉस की, इस पे सवाल आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो मान के चलना 100% 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, -1 और 1 से। बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारे आपसे डिस्कस करूंगा, हर लेवल का क्वेश्चन अपन यहीं पे कर लेंगे। इवन मैं आपको इस लेवल का पढ़ा दूंगा कि आपको यहीं पे मैं जेई के प्रॉब्लम्स आपसे ही सॉल्व कराऊंगा, और आप खुद को टाइम दूंगा, आपको टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करके बताओगे यहाँ पे क्वेश्चन, है ना? चलिए, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट जो था कि भाई ये मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता -1 से 1 तो शायद आपको थोड़ा सस्पेक्टिव लगता, बट अपन अब इसके रीजन के पीछे भी जा चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देख पा रहे हो कि मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। फिर अब आप एक छोटी सी चीज और गौर करें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये फिर से क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देख रहे हो कि देखो 1 वैल्यू ये ले रहा है, अरे है ना, 1 वैल्यू को साइन ले रहा है या नहीं ले रहा है, कंसीडर कर पा रहा है ना? अरे 1 वैल्यू साइन में कहीं ना कहीं आती नहीं सर आती है? वापिस हाँ बेटा, वापिस बताना सर एक बार, कौन क्या बताना है, वापस बोलो। ये मिनिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, देखो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का, ये मैंने आपको अभी बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बताया है। एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम बिल्कुल बेसिक अप्रोच, बिल्कुल कॉमन जो चीज है कि जहां से आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख पाओ। अदरवाइज इसको बताने के लिए 4-5 मेथड और है। आपने अगर आगे पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स में, अपन पढ़ेंगे वहां पे, फिर से बताऊंगा मैं कि अपन इसको डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन से, और वहां पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके लिए, मोनोटोनोसिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, खैर वो बहुत आगे की चीज है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो मैंने आपको सारी वैल्यूज निकाल के बताई 0 से 360 तक।
कि अपने सारे एंगल्स जो बनते हैं वो इसी 4 क्वाड्रेंट्स में बनते हैं, तो अपन ने सारी वैल्यूज को लेके चेक कर लिया, तो अपने को क्या मिल रहा है कि यार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है साइन और कॉस की वो 1 और -1 के बीच में ही लाई कर रही है, मतलब -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, और वहां पे -1 और 1 क्या होंगे, दोनों कंसीडर्ड होंगे, दोनों को वो क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा दोनों वैल्यूज को, तभी मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाया है, क्लोज ब्रैकेट लगाया। मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन में जो एक एक कॉन्सेप्ट होता है ना उसको भी समझना जरूरी होता है मैथ्स में, अगर आपको एडवांस अप्रोच चाहिए तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये क्लोज ब्रैकेट है। इन्फिनिटी को क्यों भी आपने क्लोज ब्रैकेट नहीं लिया, क्योंकि आप इन्फिनिटी को क्या नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपने इन्फिनिटी को ही कंसीडर कर लिया तो सारी थ्योरी ही चेंज हो जाएगी, अरे है ना, फिर तो अपन ऐसे कहेंगे हाँ यार मेरा घर तो इन्फिनिटी टाइम दूर है, फिर तो आप इन्फिनिटी में डील करने लग जाओगे सारी चीजों को, तो फिर इन्फिनिटी नाम की चीज ही नहीं बचेगी, अरे है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, -1 और 1 जो दो रियल वैल्यूज है उनको कौन कर रहा है, एक्स में अगर मैं एंगल में रख रहा हूँ 90 डिग्री रख रहा हूँ तो देखो आपको 1 भी मिल रहा है, -1 का मिल रहा है साइन में, बताइए साइन में -1 का मिल रहा है, साइन में -1 ये देखो 3π/2 पे है ना, 270 पे साइन 270 की वैल्यू -1, ठीक है, साइन 270 की वैल्यू आपको -1 भी मिल रही, कहने का मतलब ये है कि आप -1 भी ले पा रहे हो और 1 भी ले पा रहे हो वैल्यूज, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा ये वाला पोर्शन नोट कराएगा किसी ने, नो सर, साइन 270, अरे ये थोड़ी ऊपर नीचे लिख गई वैल्यू, सही से लिखूंगा इसको, अच्छा ये यहाँ पे हाँ ये -1 आएगी ना बेटा, -1 है ना, और 360 पे ये 1 आएगी, ये ऊपर नीचे हो गई थी दोनों वैल्यूज, ठीक है। अरे ये लिख लिया या नहीं लिखा ये वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ ज्यादा स्पेस है नहीं, मेरे को ग्राफ बनाना है। नोट हो गया क्या ये, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हाँ ये ज्यादा बेहतर है, नोट करने से टाइम वेस्ट होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सबके सब इसका, और एक बंदा भी लेके शेयर भी कर सकता है ग्रुप में, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ना। चलिए ले लिया ना स्क्रीनशॉट, यस सर, चलिए अब अपन कर्व की बात करते हैं, क्योंकि अपने को रेंज भी मिल गई और डोमेन भी मिल गया है ना, डोमेन तो था जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा था, और रेंज जो है वो मुझे कहाँ मिलेगी, वाई एक्सिस पे। और एक्चुअली मुझे रेंज बताना क्या चाह रही है, रेंज का मतलब क्या होता है, अपना अगर देसी लैंग्वेज में बात करें कि तेरी इसकी रेंज क्या है, तो मतलब ये है कि एक्स वाई एक्सिस में कितने हद तक ऊपर जाएगा और वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस में कितने हद तक नीचे जाएगा, यही तो रेंज होती है। चलिए तो -1 कहाँ आएगा बताओ, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, नीचे यहाँ पे, और ये कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे +1, ठीक है, ये रेंज हो गई, ये हमने बाउंड कर दिया वाई एक्सिस पे इसको, कि यार आपकी जो वेव बनेगी वो आप कितनी भी बनाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 1 से तो ऊपर नहीं जानी चाहिए और -1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, चलिए अपन कर्व बनाना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, मैंने जो कल बात कर रहा था कि 0 से 1 पे जा रहा है कोई, 0 से 1 पे जा रहा है, अच्छा ये अगर 0 है, ये पाई है, तो π/2 इसके बीच में कहीं होगा बेटा, नहीं होगा, अरे 0 और पाई के बीच में π/2 होगा नहीं होगा, ये 0 मतलब 0, पाई का मतलब 180, तो 90 तो कहीं बीच में ही होगा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, मतलब साइन एक्स जो फंक्शन है वो 0 से π/2 के बीच में कैसा कैसे कैसे बिहेव करता है, इंक्रीजिंग बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, इंक्रीजिंग बिहेव करता है, तो चलो इंक्रीजिंग बना दो, तो ये जो आपकी वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग होगी 0 से π/2 तक, है ना, 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग, ये π/2 है, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, और फिर π/2 से पाई के लिए वापस क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, फिर पाई से 2π, अब बताओ पाई और 2π के बीच में क्या आएगा, तो देखो दोनों को ऐड करो, पाई प्लस 2π कितना हो गया बच्चे, 3π, और उसका आधा, तो यहाँ बीच में क्या दिख रहा होगा आपको, 3π/2, अरे पाई प्लस 2π कितना हो गया, 3π, और उसका आधा 3π/2, यही क्या था, 0 और पाई को जोड़ा तो कितना आया, पाई, और पाई का आधा π/2, अब आगे भी ऐसे ही करेंगे, 2π प्लस 3π कितना हुआ बच्चे, 2π प्लस 3π, बताइए 5π, 5π, और उसका आधा 5π/2, वेरी 2, गुड, इसी तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पे बैक साइड में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -π/2,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3π/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, कितना आ माइनस जाएगा माइनस का 5π/2। अरे हाँ है ना? यस सर। ठीक, चलिए सर अब बात करते हैं यहाँ पे भी आगे। तो यहाँ पे भी इस तरह से चलेगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव कर रहा है, ये कितनी अचीव कर रहा है बच्चे, 1। इस ये जो पीक जो बनाई है ना मैंने, ये पीक बनाई है, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगी, बस कहने का मतलब ये। और यही क्या डिफाइन करता है, रेंज। तो आप यहां से एक छोटा सा फिनोमेना अपने दिमाग में बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रेंज तो हमेशा देगा वाई एक्सिस और डोमेन मुझे कौन देगा, ये एक्स एक्सिस। हमेशा हर फंक्शन के लिए ये होगा कि जो आपका इनपुट है वो आपको डोमेन देगा और जो आपका आउटपुट है वो आपको क्या देगा, रेंज देगा। हर फंक्शन के लिए अपन रेंज और डोमेन लिखते ही लिखते हैं। चलिए फिर यहां से आगे शुरू करते हैं थोड़ा सा और। तो आप मुझे बताइए ये अब कहाँ जाएगा, और नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो नीचे जाने की कोई सीमा तो होगी, बिल्कुल है ना सर। -1 तक ही जाएगा, -1 के बाद वापस से क्या हो जाएगा, बताओ -1 के बाद। अरे है ना? चलिए फिर आगे चलेंगे और। तो ये क्या होगा, 5π/2। ये देखो 3π/2 पे कितना मिल रहा है, -1। और अभी अपन ने निकाली थी वैल्यू, 3π/2 क्या होता है बेटा, 3π/2 क्या होता है बताओ, एंगल में बताओ, रेडियन में है ना, ये डिग्री में बताओ 3π/2 क्या होता है। 3π/2 शेड लाइट की शेड 270 डिग्री। और साइन की बात कर रहे हैं, मतलब ये कह रहा है कि साइन 270 कितनी वैल्यू दे रहा है, साइन 270 कितनी वैल्यू दे रहा है, साइन 270 -1। और मैंने -1 ही लिखवाई थी वहां पे, है ना। तो देखो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। आप थोड़ा सा इसको ट्रिकी होके समझो। एक कर्व को मैंने इतना ढंग से समझाने के पीछे रीजन ये है कि बाकी सारों में आपको कोई जोर नहीं आएगा, आप ये चुटकियों में सॉल्व कर डालोगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे और आगे चलो। तो देखो जहां जहां पे कर्व है ना, सुनो मेरी बात एक और ध्यान से, जहां पे भी अपना कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पे वैल्यू 0 मिलेगी। तो देखो कहां पे किया, पाई पे किया, तो पाई पे वैल्यू कितनी है, 0 है। π/2 पे वैल्यू देखनी है तो नीचे देखोगे कि ऊपर देखोगे, ऊपर। क्यों, क्योंकि π/2 के टाइम पे पीक कहां है, ऊपर है या नीचे है, ऊपर। तो π/2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। पाई पे कितनी मिल रही है, क्योंकि पाई पे ये कहां पे आ गया है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0। फिर 3π/2 पे पीक कहां देखोगे, नीचे, कितनी है, -1। और फिर 2π पे वापस वैल्यू कितनी हो गई, 0। और फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ बच्चे, 5π/2 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 5π/2 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। और फिर यहां से जब वापस से नीचे उतरेंगे तो फिर 3π पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। अरे ये इसी तरह से चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, चलेगा सर। आ जाओ यहाँ पे भी आओ, चलो यहाँ भी शुरुआत करते हैं। तो ये कुछ आपका कर्व, सर शेडो आ रही है लाइट की, क्या हो गया, लाइट की शेडो आ रही है सर, क्या कह रहे हो, शेडो आ रही है सर लाइट की ब्लैक बोर्ड पे। शेडो आ रही है, हाँ एक बार मैं बना लूं उसके बाद में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्या करें यार, इसके लिए शेडो के लिए तो सभी भौतिक वस्तुएं जो उपलब्ध हैं आपके सामने फिजिकली, उनकी शेडो तो बननी जरूरी है। शेडो नहीं बने तो अपन भूत कहलाने लग जाएंगे यार। चलिए ये कुछ इस तरीके की वेव्स बनेगी। ये आपका y = sin x का कर्व मैंने बनाया आपके सामने, और आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इजीली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू -1 ले रहा है और मैक्सिमम पीक जो है हमारी कहां तक जा रही है, +1 तक जा रही है ना। तो -1 और +1 के बीच में डील कर रहा है, तो ये हो गया इसकी रेंज। और -∞ से इन्फिनिटी तक ये बनता ही जाएगा, ऐसे 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 चलता जाएगा। अरे है ना, जैसे यहाँ पे Yes, पाई sir. था, 2π था, 3π था, 4π, 5π, 7π, अटरम सटरम फलाना ढिकाना, सारे पाई जितने भी पाई है सब पे वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। तो अब अपन इस ग्राफ को थोड़ा सा, ये तो अपन ने बनाया ग्राफ, अब इस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, 10 मिनट वाला वो आ गया क्या रिमाइंडर, चलो अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अपन एनालिसिस करते हैं। तो आप एक छोटी छोटी चीजें देखो यहाँ पे, क्या हो गया, चलिए अच्छा टाइम चल रहा है। चलिए अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें रिपीट कर देखते हैं अपन कि अपन ने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहली छोटी चीज देखते हैं कि आप देख रहे हो कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस मतलब ये कहीं ब्रेक हो रहा है क्या बच्चे, ये जो आपने कर्व बनाया, वेव फॉर्म बनाई, है कहीं ब्रेक हो रही है क्या, टूट रही है क्या, नहीं। इसका मतलब sin x क्या है, sin x क्या है, कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन। sin x क्या है, y = sin x लिखिएगा, y = sin x is
कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है साहब, चलिए फिर बात करते हैं, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है क्या आपको? सर अभी ये कैसे कैसे चेक कर लेते हैं? मतलब आपको सबको, आपको तो सब पता है, आप बता देते हो, ऐसे हमें तो नहीं पता। अरे सब पता चल रहा है, देखो इसमें, देखो मुझे बताओ, ये वेव फॉर्म ऐसे गई, फिर ऐसे आई, और फिर ऐसे यहाँ पे, ये इतना सा देखो, सिर्फ कितना सा देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा शेडो बना देता हूँ आपको। ये सिर्फ आप अभी इतना सा देखो और कुछ मत देखो, है ना, सिर्फ इतना सा पार्ट देखो और सोचो कि देखो अगर आगे बनता ये कर्व, आगे बनता ये कर्व तो इस तरह से बनता, अरे है ना, और यहाँ पे भी एक कर्व यस अगर आगे बनता तो कुछ इस तरह से बनता, है ना। तो ये देखो कि आप ये रिपीट कितने कितने टाइम बाद हो रहा है, वही तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? पीरियड का मतलब क्या होता है? जो रिपीट होता है, अरे है ना, जो अपनी यस सर। पुनरावृत्ति करे, अपने आप को दोहराए, वही क्या होता है? रिपीटेशन है। और उसी को, उस इंटरवल को क्या करेंगे, कहेंगे अपन कि वो इसका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। तो मुझे एक बार बताओ कि जीरो, जैसे मेरी क्लास का टाइम 10 बजे से होता है ना, तो ये मेरा पीरियड हो गया, नहीं हो गया कि मैं 10 बजे आऊंगा? तो ये एक इंटरवल है कि 10 से 11 मैथ्स की क्लास होगी। वैसे यहाँ पे मुझे बताओ कि ये कर्व खुद को वापस से कब रिपीट करना शुरू कर रहा है? तो देखो ये ऐसे गया और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से वापस रिपीट करना शुरू किया है, नहीं किया? या फिर मैं आपको बहुत देसी लैंग्वेज में बताऊं तो आप इसको उठाओ और इसके ऐसे 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 छापे मार दो, तो ये पूरा कर्व बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे है ना, बनेगा सर। अरे ठीक है, थोड़ा यस सर। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ मैं, ताकि भेजे में घुस जाए पूरी तरह से। नींद में भी अगर कोई उठा के पूछे ना कि भाई साइन एक्स क्या है, ये वो, तो हाँ बच्चा उठ के बोल दे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे कुछ याद रह नहीं रहे, जिंदगी भर ये जरूर याद रहेगा। तो मुझे बात बताओ, ये यहाँ से गए, यूं गए, और यहाँ पे आके खत्म, यहाँ पे रुक जाओ। अब देखो वापस से ये खुद को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है? वेरी गुड, बस कर रहा है सर। ये 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई जो ये इंटरवल है 2 पाई, तो 2 पाई इसकी क्या हो जाती है? पीरियोडिसिटी हो जाती है कि 2 पाई इंटरवल के बाद y is equal to sin x is periodic function in interval 2 पाई। अरे है ना, 2 पाई इंटरवल के बाद ये क्या हो जाता है? पीरियोडिक भी हो जाता है, मतलब खुद को दोहराने लग जाता है। चलिए, अच्छा अब एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा काम आगे आएगी, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं, ध्यान से सुनना, कि अगर अब मैं यहाँ पे कुछ कॉमन बातें करूं। अच्छा एक चीज और लिख लेना, ये यहाँ पे कि 0 से π/2 में साइन कौन सा होता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी आपने खुद, ये तो सारी चीजें अपन एनालिसिस कर रहे हैं, इस ग्राफ को बनाना एक अलग चीज है, इस ग्राफ से अपन ने क्या क्या निचोड़ निकाला है, इसकी सिकंजी भी तो बनानी है अभी, ये तो नींबू है अभी। चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स इज, अच्छा मुझे बताओ कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो है, लेकिन क्या ओवरऑल इंक्रीजिंग है क्या ये? नहीं, देखो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग था, फिर π/2 से पाई के लिए आपको कलम नीचे चलानी पड़ी, है ना, पाई तक, फिर पाई से 3π/2 तक और आप नीचे गए तो ये डिक्रीजिंग था, फिर 3π/2 से 2 पाई तक वापस क्या हुआ? ये इंक्रीजिंग हुआ, फिर 2 पाई, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। तो आप एक चीज जो आपने यहाँ पे लिखी थी, मैं उसी को लिखवा रहा हूँ वापस से, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन कहाँ पे है ये? कौन से इंटरवल के लिए? 0 से π/2 फंक्शन इन इंटरवल 0 to π/2। 0 से π/2 में क्या है? इंक्रीजिंग भी, ये भी बात ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फिर अटक गया यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक चीज बताओ मुझे कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो जा रही है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज, सारे इंटरनेट में आग मेरी क्लास में लग जाती है क्या? चलो मुझे क्या बताओ कि, हाँ साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, मुझे बताओ साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? बताओ साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली, ध्यान से सुनना, जो भी है इस क्लास का निचोड़ यही है, जो भी समझ रहे हो बात, इतनी सब मेहनत करने के पीछे रीजन यही है सिर्फ, एक तो ये दोनों चीज समझाना, और तीसरी चीज ये, बाकी सब तो क्या है कि बार बार आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो साइन एक्स 0 कहाँ हो जा रहा है, तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? साहब एक तो 0 पे हो रहा है, 0 पे तो 0 है ही, 0 पे 0 है, फिर इसके बाद देखो ये पाई पे भी 0 है, हाँ जी साहब मान लिया आपकी बात, फिर सर ये 2 पाई पे भी 0 है, अरे वाह भाई वाह, ये भी मान ली, फिर ये सर ये 3 पाई पे भी 0 है, चलो ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस में बताओ जरा,
साइन एक्स 0 कहाँ पे है, तो आप कहोगे साहब माइनस पाई पे भी है और माइनस 2 पाई पे भी है, और ये वैल्यूज ऐसी चलती जाएगी, हाँ या ना। यस सर। अब आपसे कोई पूछे कि भाई साइन एक्स 0 कहाँ पे है, तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, बहुत सारी होंगी, अरे हाँ या ना। तो आप ऐसा सूगला सा जवाब दोगे क्या, इतनी सारी वैल्यू बताओगे क्या उसको कि सर 0 पे है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे है ना। तो ये तो कोई जायज सी बात नहीं हुई। तो इसको बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। एक जनरलाइज टर्म लिखते हैं हम यहाँ पे कि साइन एक्स 0 कहाँ है। तो उसको बताने के लिए हम क्या लिखते हैं कि देखो हम एक ऐसी फॉर्म लिख दें जिससे कि n की वैल्यू कुछ भी रख दे वहां पे वो, और वहां से आंसर आ जाए। तो आपको लिखना है साइन एक्स 0 कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू n पाई। इस e का मतलब क्या होता है बच्चे मैथ्स में, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब जब जब x की वैल्यू आप n पाई रख दोगे, मतलब पाई का कोई भी गुणांक रख दोगे, तो आप देख पा रहे हो, देखो पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, मतलब n की वैल्यू रखनी है अब आपको इसमें। तो ये सूगला सा जवाब नहीं देना है कभी भी इतना बड़ा सारा, है ना। एक सुंदर सी अपन ने फॉर्म बना ली है, जनरलाइज फॉर्म। अब कि साहब और कैसे बनाई, इस ग्राफ को देख के बनाई है, ये मैंने मर्जी से नहीं लिख दिया, आपको दिख रहा होगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, माइनस 3 पाई पे, माइनस 5 पाई, माइनस 4 पाई, अरे है ना। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जब जब मैं पाई, और पाई के आगे क्या लिख दिया n, अब मैं n की वैल्यू 1 2 3 माइनस 1 2 3 4 5 0 कुछ भी रख सकता हूं। तो साहब मैं क्या लिखूंगा, वेयर n इज इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे n जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, n बिलोंग्स टू i। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको कई बच्चे पढ़ेंगे NEI, NEI नहीं है, ये जो मैं लिखता हूँ ये बीच में, ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है, ये टर्म्स को सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे n जो है वो i का मतलब क्या है, i का मतलब क्या है, मैं नहीं हूं, i का मतलब है इंटीजर्स। ये देखो मैंने लिखा इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं सारे 0 1 2 3 माइनस 1 2 3 4, आगे माइनस में भी है ना। तो n यहाँ पे कोई सी वैल्यू लिख देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन 1170 पाई की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, अरे सूको मत चौहान, देखो ना पाई लिखा हुआ है पीछे, अरे साइन में जब जब पाई दिख जाएगा सीधी वैल्यू क्या टिकाओगे। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन, अरे है ना। आपको इसमें क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट संभालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी, उनको लग रहा होगा कि यार यहाँ तो क्वाड्रेंट देखते थे हम पहले, तो अरे वो इस वाले केस में देखना पड़ेगा। लेकिन जब जब पाई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एन है ना ये, और पाई एन पाई, अरे ये 1170 भी तो कहीं यहीं कहीं आ रहा होगा आगे कहीं। भाई जब पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, तो कहीं 1170 पाई भी होगा। तो वहां भी वो कर्व वैल्यू क्या देगा बेटा, क्या देगा, बोलो। अरे है ना। ये था अपने आज की क्लास का पूरा निचोड़ की अपन ने क्या पढ़ा, और वाई सर इक्वल टू कॉस साइन आ एक्स। गया, कॉस आ गया तो सर, क्या बेटे, कॉस आ गया तो। अरे बताएंगे कल, पूरा कॉस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या टाइम अच्छा इसमें कितना बचा है, 5 मिनट का टाइम बचा है। 5 मिनट के टाइम में कॉस पूरा हो नहीं पाएगा, फिर बीच में रह जाएगा अपना, है स्क्रीन। ना। आज की क्लास से रिलेटेड अब अपन 5 मिनट में डाउट डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो जितने भी आप लोग हैं 5-7 लोग, सारे के सारे बारी बारी से अपने डाउट्स क्लियर करिए, ठीक है। या किसी को नोट करना है तो इसको नोट कर ले, क्योंकि कॉस कल अपन यहाँ पे वाई की, यहाँ साइन की जगह कॉस लिखेंगे और सारा का सारा वापस बनाएंगे पूरा का पूरा। लेकिन कल आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, है ना। कल अपन कॉस पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कॉस एक्स 0 कहाँ होता है। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जनरलाइज फॉर्म है, 2n + 1 π/2 यहाँ पे होता है। लेकिन ये आती कैसे वैल्यू, ये आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कल, जो शायद ही किसी ने कभी सोची होगी, या मतलब इस पे कभी कोशिश की होगी या फोकस किया होगा। बस सर ने लिखा दी किताबों में लिखी हुई तो रट लो, तो रटने वाला काम नहीं है। एक एक चीज क्लियर की है मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पूरा, आराम से इसको देखिए पूरा का पूरा। और मुझे जितना सर जल्दी हो सके, अभी 2 या 3 मिनट का अपने पास टाइम है, ये 3 मिनट लास्ट के हमेशा इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि नया टॉपिक उस पर शुरू करूंगा, खत्म होगा नहीं। तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, या नोट करना है तो सर आप नोट कर सकते हैं। चलिए। सर मेरे को डाउट है। हाँ बेटा, सर ये आपने एक्स एक्सिस पे 0 पाई 2 पाई ये लिखा है ना, ये कैसे लिखा है समझा दो एक बार पीछे एक्स एक्सिस पे रीजन। 0 पाई 2 पाई 3 पाई कैसे लिखा है, देखो इधर जरा। हाँ मैंने क्या रीजन। लिखा बेटा, y = sin x,
और मैंने आपको बताया कि ये x क्या है, एंगल है। x क्या है सारे सारे? एंगल। एंगल है। अब एंगल है तो 0, 30, 45, 60, 90 यही तो होंगे। अरे सर यहाँ पे सर 37.5 भी, अरे एंगल तो सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूँ कि 0, 30, 45, 60, 90 यही तो सब इसी टाइप के तो एंगल होते हैं जो आपने पहले भी यस पढ़े। सर। अरे है ना। यस सर। अब थोड़े से अपन बड़े हो गए, 10 से अपन ऊपर आ गए, तो अब डिग्री की जगह अपन किस में डील करने लग गए? रेडियन में। किस में डील करने लग गए? रेडियन में। रेडियन। तो 0 को 0 लिख दिया, 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। ये तो पता है? यस सर पता है। ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स में मुझे सारे एंगल ही लिखने हैं या नहीं लिखने? लिखने सर। लिखने। तो बस मैंने एंगल यहाँ लिख दिए, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब पाई और 0 के बीच का जो मीन वैल्यू होगी वो क्या होगी? π/2 होगी। ऐसे ही पाई और 2 पाई के बीच की 3π/2 होगी। कैसे? 2 पाई और पाई को ऐड किया तो कितना हुआ? 3 पाई और बटे में 2। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू जो है। और 2 पाई और 3 पाई के बीच में क्या आएगा? 5π/2 आएगा। तो ये सारे एंगल्स ही लिखे मैंने एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मेरे को क्या मिल रही है? मैंने कहा ना आपको, देखो कितना इजी है कि x सारे एंगल है और उनके रेस्पेक्ट में आने वाली जो वैल्यूज है वो सारी y है। अरे है ना। अब उन वैल्यूज यस में सर। भी अपन ने ये चेक कर लिया कि वैल्यूज जो y वाली है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है बाय यूजिंग सच डायग्राम आई हैव डिस्कस्ड। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो वहां से अपने को ये भी पता चल गया था -1 और 1 का क्या खेला है। अरे है ना। और -1 और 1 के खेले के साथ अपने को यहाँ पे एक चीज और पता चल गई थी कि क्लोज इंटरवल क्यों लगाया। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया। एक चीज ध्यान रखना ये हमेशा से कि बुक्स में -इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिखा होता है और कई बुक्स में R लिखा हुआ होता है। मैंने दोनों लिखवा दिए यहाँ पे। बच्चा कंफ्यूज ही होता रहता है कि यार ये अलग है कि ये अलग है, यार ये किताब सही है कि गलत है। कोई किताब सही नहीं, कोई किताब गलत नहीं। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ICSC स्टैंडर्ड का पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल बोर्ड का स्टैंडर्ड का पढ़ाता हूँ, जहाँ पे सारी चीजें आपको जो भी है वो आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो जाके। ठीक है, एक भी एरर आपको नहीं दिखेगी बोर्ड पे कभी भी। मेरी कोशिश ये रहती है, बाकी बशर्ते मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी कहीं छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो जाए तो मैं उसको वापस से, अपन क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो मैं उसको पूरा अपन उसका क्वालिटी चेक भी करते हैं कि भाई अपन ने जो पढ़ाया है वो सही है या कहीं एरर तो नहीं होगी। क्योंकि देखो बहुत ज्यादा पढ़ना और गलत पढ़ लेना उससे ज्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जो आपके लिए वर्दी हो और आपके यूजफुल हो, है ना। बाकी और सब तो क्लियर है बच्चे? यस सर। ऑल डन? यस सर। चलो। और सर कल एक कोशिश करना आप छोटी सी कि यहाँ पे cos x, जैसे मैंने इसको sin x के साथ परफॉर्म किया है ना, पूरा का पूरा छोटा सा होमवर्क है, कल आप इसको cos x के साथ करके लाएंगे। हालांकि मैं पूरा डिस्कस करूंगा चाहे आप कर भी लाओगे उसके बावजूद भी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक बच्चे से मतलब नहीं, मुझे सारे के सबको समझ में आना चाहिए, वो वाली अपनी गणित है ना। तो y = cos x आप ट्राई करना जैसे जैसे मैंने करवाया है। होता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो और ज्यादा अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। अरे है ना। यस सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिनिश करते हैं आज की क्लास को। बी सेफ। आज क्लास में कौन कौन है? आज है, देख लीजिएगा, अभी तो रिमूव हो गए। बच्चों ने लीव कर दिया। फिर भी कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे। चलो बच्चों, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, लगे रहो। एक्सीलेंट टीचर है, लगे रहो। अभी इंग्लिश में आना मेरे पास में, फिर बात करेंगे ना। ओके। कितनी बजे? अभी जो मैं कल वाला टाइमिंग है उसी हिसाब से लेंगे इंग्लिश की क्लास, है ना बेटा। अभी रेस्ट वेस्ट 12 कर लो, बजे? खाना वाना खा लो, फिर मेरे क्लास में आ जाना है। ठीक है सर। ठीक है। मुझे यार जब भी मैंने बंद